अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। मैं हूँ सीमल हाशमी द नजम सिटी शो में, और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सीमल कैसी हैं नाज़रीन आप? हैरान परेशान हो रहे होंगे कि ना आयशा हाँ, है वो ना आप नजम उनकी सिटी हैरानी साहब। दूर कर देना। मैं हैरानी दूर कर देती हूँ जी। कुछ निजी मसरूफियात की वजह से दोनों ही होस्ट आज नजम सिटी शो में ज्वाइन नहीं कर सके। नजम साहब कुछ निजी मसरूफियात की वजह से ज्वाइन नहीं कर सके, तो मेरा और बुखारी साहब का साथ आपके साथ रहेगा अगले कुछ दिनों तक, और कोशिश करेंगे कि आपको बाखबर रख सकें और तमाम खबरें आप तक पहुँचा सकें। और आज के इस शो में जो आज टॉप स्टोरीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक तो मुल्की सियासत में जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात अहमियत रखते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को भी डिस्कस करेंगे। फिर मुल्की मुआशी सूरत हाल और इसहाक डार साहब की वापसी के हवाले से बात होगी। और इसके साथ साथ ब्रिक्स का जो समिट हुआ और पाकिस्तान शिरकत नहीं कर सका, दावत नहीं दी गई, उसको भी डिस्कस करेंगे, ज़ेर बहस लाएंगे। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजाज़ से नवाजा गया है सऊदी अरेबिया में, उस पर भी बात होगी। तो बुखारी साहब, सबसे पहले मुल्की सियासत का दारोमदार मेरे ख्याल से इससे पहले कि हम शुरू करें, थोड़ा सा मैं भी एक तो ये कि सेठी साहब नहीं है, आयशा भी नहीं है, आपने बता दिया कि वो दोनों अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज शो में नहीं है। लेकिन उनकी चिड़िया का आपने तज़किरा ही नहीं किया है, जो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग जो एलिमेंट है इस शो का, और वो बड़ी इन्फॉर्म्ड और वेल हमेशा खबरें लेके आती। हमारे पास चिड़िया तो नहीं होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे फाख्ता उड़ाएं आज और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को जो है वो दें। ठीक है, आपने बात की कि जनाब ये जो सूबाई इलेक्शन जो ज़िमनी होने जा रहे हैं, बहुत कांटे का मुकाबला इसमें होने जा रहा है, बिलाशुबा कोई दो राय नहीं। लेकिन थोड़ा सा हम अगर ज़रा हिस्ट्री को रिकॉल कर लें तो आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन के बाद 14 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं अक्रॉस द कंट्री मुख्तलिफ सूबों में। उसमें से 11 नून लीग जीत गई, हत्ता कि नौशहरा की जो सीट थी वो जाके KPK में जीत गई। आप देखेंगे तो पंजाब के बारे में एक तासुर आम जो है वो ये है कि नून लीग को यहाँ शिकस्त देना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। और ये उन्होंने ओवर द ईयर साबित भी किया है। अगर आप देखें उनके जो 2-3 टेन्योर्स हैं उसमें पंजाब उनका हब भी है और स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है। इसी को तोड़ने की PTI ने बहुत कोशिश की और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब चारों हल्कों में, कल ही आपको पता है यहाँ लाहौर में उन्होंने तकरीर कर गए हैं। एक हैरानगी की बात जो मेरे लिए वो ये कि वो उनका नैरेटिव जो है वो एक ही है, चाहे वो इंटरनेशनल ऑडियंस से डिस्कस कर रहे हों, चाहे वो नेशनल से कर रहे हों, चाहे वो हल्के की पॉलिटिक्स जो है ना उसके अंदर तो हल्के की बातें होनी चाहिए कि आपके डेवलपमेंट के काम हम करा देंगे, हम आपके ये करा देंगे। लेकिन वो बयानियाँ वही है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, कॉन्स्पिरेसी हो गई थी मेरे खिलाफ, छोड़ूंगा नहीं, चोर हैं। इससे आगे और पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है इमरान खान साहब। ये नैरेटिव अब कितना बिकेगा यहाँ, जो उनकी पार्टिसिपेशन थी चारों जगह जिन हल्कों में वो कल गए हैं उनमें दो में ज़रा बेहतर थी, दो में काफ़ी उनके से नज़र भी आ रहा था कि वो कोई खुश नहीं है। लेकिन उन्होंने उसको उस पे कर दिया ना कि ये तो वर्कर कन्वेंशन था, और जो बेहतर था उन्होंने कहा ये तो जलसा बना दिया। जो उनकी तवक्कात थी वो मेरे ख्याल से उसके मुताबिक क्राउड वो नहीं था। देखिए यहाँ जो सूरत हाल है वो ये कि इसने तय करना है कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, यानी 2023 के इलेक्शन में क्या होगा। ये मेरे ख्याल से लिटमस टेस्ट है। और ये लिटमस टेस्ट जो है ये दोनों ही धड़े जो हैं, चाहे PTI या चाहे नून लीग है, वो साबित करने की कोशिश करेंगे कि पंजाब और लाहौर हमारा है जी। अब ये होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, इसका दारोमदार इस बात पे है कि दोनों तरफ से कैंडिडेट्स किस तरह के फील्ड किए जाते हैं। मेरे ख्याल से जो पहली विजडम का मुजाहरा किया है नून लीग ने इस हवाले से वो ये कि उन्होंने किसी अपने बंदे को टिकट देने की बजाय उन्हीं 20 लोगों के ऊपर फोकस किया है जिन्होंने उनके साथ खड़े हुए थे, उनके कैंडिडेट को वोट दिया था। उसमें 1-2 जगह तब्दीलियां हैं, वो भी सिर्फ उस हल्के में जो जीता था बंदा उसकी मर्जी से है। कोई उन्होंने अपना बंदा नहीं ठोसा, ये बहुत बड़ी बात है। और वो चूँकि एक्सपीरियंस्ड हैं, पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, जो अब नॉमिनेट किए हैं PTI ने वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं पार्टी के, लेकिन हैं नए। उनके लिए ये सारे का सारा मंजरनामा भी नया है और सारे की सारी जो मैदान खुला है उसमें लड़ने के लिए वो नए लोग हैं। अब ये इम्पैक्ट जो है PTI किस हद तक कायम रख सकती है वो तो हम इलेक्शन वाले दिन ही देखेंगे। लेकिन 2-3 बातें जो है ना वो इस हवाले से और करना बहुत ज़रूरी है। देखिए पंजाब जो है ना वो अजीब गरीब किस्म का एक खाड़ा बना हुआ है। अगर आप देखें, आप चले जाएं जनाब, जो CM का इलेक्शन होना था उसमें क्या हुआ सबके सामने है। ना जमहूरी रवायत ज़िंदा रही, ना इखलाकी रवायात रही। जो कुछ भी आपने देखा, असम्बली के फ्लोर के ऊपर 400 लोटे पहुँच जाते हैं। अब कौन जिम्मेदार है उसका? उसी तरह नहीं, और गैर मुतलका लोग जो काली जैकेटें पहन के बैठे हुए हैं वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो इलेक्शन था वो इल्ज़ाम लगाती है PTI के जी वो देखें वो उन्होंने गैलरी में खड़े होकर इंतखाब करवा दिया जी। भाई जो अंदर सूरत हाल थी
तो और कहाँ करवाते, जाके बाहर सड़क पे खड़े होकर करवाते। तो बहरहाल वो ये काफ़ी खाड़ा बना। वो एक और जो बात मैं एक और बात जो शेयर करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन से, वो ये है कि सब कुछ जो हो रहा है, हर एक छोटी सी बात के लिए दौड़े चले जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, चाहे वो इलेक्शन है, चाहे वो उस दिन की राउडीज़म है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, हर एक चीज़ पे। ये जो 5 नशिस्तों का मामला था, मखसूस नशिस्तों का, वो देख लें आप, कई PTI वहाँ पर उनकी सुनी गई है फिलहाल, तो उन्होंने कहा है कि जिसको नोटिफाई करें, और बड़ी फतेह करार दे रहे हैं वो इसको। लेकिन इसमें 2 बातें ज़रा हमें ज़ेर गौर रखनी चाहिए। ये जो मखसूस सीटों की तादाद तय होती है ना, ये होती है इन द नंबर ऑफ मेंबर्स दैट यू हैव। जब आपने 20 बंदों ने रिज़ाइन कर दिया, आपने उनको सैक कर दिया, वो नए इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो आपकी तादाद भी 20 कम हुई है। और अगर तादाद 20 कम हुई है तो फिर आपका जो हिस्सा बनेगा वो भी उसी के मुताबिक बनेगा। मेरा ख्याल ये है कि नून लीग जो है वो तैयारी कर रही है इंट्रा कोर्ट अपील में जाने के लिए, और यकीनी तौर पे उन्हें करनी चाहिए। तो ये सारा मंजरनामा अगर हम देखते हैं तो हमें लगता ये है कि PTI डेस्परेट है और नून लीग डिटर्मिन्ड है। सो इट्स ए कॉम्पिटिशन बिटवीन डिटर्मिनेशन और जो मैंने जिस तरह PTI की सूरत हाल आपको बताई, क्या होने जा रहा है ये तो अभी तय करना मुश्किल है। लेकिन जो पंडित्स हैं, पॉलिटिकल पंडित्स ये कह रहे हैं कि नून लीग ये मार्का सर कर लेगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वजारत आला भी जस्टिफाई हो जाएगी, फिर जितनी लेजिस्लेशन हो रही है, जो बजट है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से 17 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बुखारी साहब, अभी बहुत से सहाफ़ी और बहुत से सियासी हलकों में ये बात हो रही है। चलिए फॉर एग्जांपल हम लाहौर को ही ले लेते हैं, जो पंजाब की पॉलिटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, कि 4 में से शायद 3 सीटें तो पक्की हैं कि PTI निकाल लेगी, क्योंकि उन्हीं के कैंडिडेट थे और उन्हीं की जीती हुई सीटें थी। क्या आपको लगता है कि लाहौर जैसे इंपॉर्टेंट इस ज़िमनी इंतखाबात में PTI 3 सीटें अपनी निकाल लेगी? मैं इसके हवाले से ना, मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी ने कल क्या कहा उसको ज़रा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि 20 में से 18 सीटें तो नून लीग ले जाएगी, ये शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं, और 2 सीटें PTI की होंगी। एक वो लाहौर की सीट कह रहे हैं और एक वो अपने बेटे की जो मुल्तान में वो कंटेस्ट कर रहे हैं। अब अगर उनके वाइस प्रेसिडेंट का एनालिसिस ये है, तो फिर मेरे ख्याल से जो जर्नलिस्ट कह रहे हैं या जो मुख्तलिफ हलकों से जो वाइब्स आ रही हैं कि शायद नून लीग ये मार्का मार लेगी, फिर उसको मतलब है इसको तो मान लेना चाहिए, क्योंकि जो मैंने हवाला दिया आपको वो फेक नहीं है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है बाकायदा जिसमें उन्होंने कहा है। लेकिन लाहौर का इलेक्शन जो है होता टफ है। आपको पता है यहाँ लाहौर चूँकि नून लीग का गढ़ कहा जाता है, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है, PTI ने यहाँ आके पहली दफ़ा 2 पार्टी सिस्टम में एक तीसरी हकीकत बनने के बाद कुछ ग्राउंड सिचुएशन तो चेंज की थी। अब ये है कि 4 साल की हुकूमत में जो कुछ उन्होंने किया है, वैसे तो बहुत दावे करते हैं वो कि हमने इकोनॉमिकली ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन अगर आप गवर्नेंस के एतबार से देखें, अगर आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर अवाम के क्या काम किए हैं, उन्होंने कितनी की ज़िंदगी आसान की है उन्होंने, वो मेरे ख्याल से उसको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, वो सबको पता है। इसलिए इस वक्त वो एंथुसियाज़म या वो जो जज्बा या जोश आप कह लें जो 2018 के इलेक्शन में था, उसका दोबारा मुजाहरा होगा या नहीं होगा, ये सारा दारोमदार उस पर है। और वो उसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल ये है, और मैं सब्सक्राइब करता हूँ इसको, कि जो लॉन्ग मार्च था, आज़ादी मार्च जिसको कहा इमरान खान साहब ने, उसमें पंजाब की जो बिट्रेल है लोगों की ग्रास रूट लेवल पे भी और अदरवाइज भी, 2 खवातीन को आप क्रेडिट दे दें जी बाहर निकलने का, बाकी तो प्रेसिडेंट शफकत महमूद समेत सारे या अस्पतालों में जा लेटे और या कह के गिरफ्तारियां करा के वो बैठ गए। तो ये मंजरनामा जो है पंजाब के इलेक्शन के हवाले से ख़ास तौर से और लाहौर के इलेक्शन के हवाले से, ये कुछ ज़्यादा जो है मतलब है इंटरेस्टिंग नहीं, ये कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, इन फेवर ऑफ PTI नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जो कल वर्कर कन्वेंशन हुआ, जैसे आप कह रहे थे कि जो लोटा की गर्दान है, क्या आपको नहीं लग रहा कि PTI का ये बयानिया बिक रहा है या बिकेगा, और इसका जो अक्कासी है वो होगी इन इलेक्शंस में? मैं तो बहुत अरसे से इसके ऊपर मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ भी और नाज़रीन के साथ भी। वो ये कि जब ये PTI तश्कील पाई थी, 2018 का इलेक्शन था, तो लोटों की जो बरसात उस वक्त हुई थी, उसका तो पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई दूसरा पैरेलल नहीं है। यानी ये जमात तश्कील पाई थी लोटों से, इस जमात में इलेक्टेबल्स आए लोटे बन के। तो अभी कल ही मैंने देखा कि वो इमरान खान साहब ने भी और कुछ लोगों ने और भी कहा कि ये देखें जी राजा रियाज क्या चीज़ है, ये तो 2 टके का आदमी है, ये पता नहीं क्या है। भैया तोहफा पार्लियामेंट को दिया किसने है? ये तो आपकी लेगेसी है, इसके ऊपर आप किसी को तो गाली नहीं दे सकते। सही। तो ये सूरत हाल जो है जो 2018 के मुकाबले बहुत मुख्तलिफ है। ग्राउंड सिचुएशन जो है वो फेवरेबल नहीं है।
अब डिपेंड करता है कि नून लीग कैसे खेलने जा रही है। उसको हम सुन अक्सरियत रहे हैं रखने कि के लिए- ये 4 हलकों में जो तकरीर करके गए जी। हैं, अब मरियम नवाज भी वर्कर कन्वेंशन से खिताब करने वाली हैं। अगले 2-3-4 दिन में देखेंगे। 17 जुलाई अभी बहुत दूर है, उससे पहले बहुत कुछ जो है वो होना बाकी है। इलेक्शंस की सरगर्मियां सर अरूज पर पहुंच जाती हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी सेल बना दिए हैं, हर हलके के हवाले से उसको डील किया जाएगा। लेकिन इन 20 नशिस्तों में से आपके तज्जिए के मुताबिक नून लीग को कितनी सीटें जीतनी हैं ताकि उसकी अक्सरियत बरकरार रहे? देखिए, नून लीग को एक तो अपना भरम कायम रखना है कि पंजाब हमारा है और ख़ास तौर से लाहौर तो है ही हमारा जी। आप 2018 का इलेक्शन देखें कि यहाँ से 14 सीटें तो उनके पास हैं ना। अब तमाम तर धांधली के इल्ज़ामात में से अगर आप 25% को सही मान लें तो तब भी उसके तो बावजूद बावजूद ये अगर हाल था, तो मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ का भी टेस्ट है। वो होंगे तो नहीं खुद यहाँ इलेक्शन के वक्त। इसहाक डार साहब का हम सुन रहे हैं, उस पर भी बाद में होनी करेंगे है, कि जी, वो आ रहे हैं वापस। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मरियम नवाज अगर लीड करेंगी इसको, शी इज़ ए क्राउड पुलर, आपको पता है। लेकिन सारा दारोमदार इस बात पे होगा कि वो अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी कैसे बनाती हैं, किन इश्यूज़ को वो हाईलाइट करती हैं, क्या वादे वहीद किए जाते हैं, सारा दारोमदार इसके ऊपर होगा। बिल्कुल, टर्नआउट भी बड़ा मैटर करता है सर बाय Of course, इलेक्शंस में। हमने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं रहा टर्नआउट, अगर आप पूरी रिकॉल करें हिस्ट्री जो है ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबात की। लेकिन लाहौर है, लाहौर ये है आपको जी, ये मानना बिल्कुल पड़ेगा। सही कहा आपने। अच्छा, लेकिन ये जो धांधली का शोर है, आपको पता है हर हारने वाली जमात डालती ही डालती है, और अभी भी तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं किया जा रहा, पुलिस पर एतमाद नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद नहीं है, हर तरफ से बस एक आइसोलेशन का शिकार मुझे लग रहा है ये पार्टी खुद ही है। तो फिर इस इलेक्शन के इंतखाबात के बाद जो रिजल्ट्स हैं उसको कैसे मान लेगी ये? आप क्या समझते हैं, क्या वाकई एक्सेप्ट कर लेगी ये वो मेरे जीत हो ख्याल या से हार हो? बहुत ही नाजुक कल आपने छेड़ी है, लेकिन बहरहाल वो कोशिश जीत होगी तो मान लेंगे, ये मैं बता नहीं, देती मैं हूँ अर्ज आपको। करूं कि एक तो मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि जो भी नतीजा निकले, पीटीआई ये मानने नहीं जा रही है, इसलिए कि वो पिछले 1 साल से कह रहे हैं, जब से फॉरेन फंडिंग केस वहाँ पड़ा हुआ है और फैसले के करीब पहुँच रहा है कि जी ये तो इलेक्शन कमिश्नर जो है ये बिका हुआ है, ये तो नून लीग का बंदा है, ये तो हम इसको मानते नहीं है, ये तो आपके सामने है। बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि इमरान खान कह रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी पार्टी कह रही है। और जब आप इलेक्शन कमीशन के बारे में ये पॉइंट ऑफ व्यू होल्ड करते हैं, वो एक तरह से है तो ब्लैकमेल के हमारे खिलाफ फैसला करने से पहले भी सोच लेना। लेकिन अभी से अगर आपका हाल ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन करवाने जा रहा है उसे आप ना मानते हैं, ना उसकी क्रेडिबिलिटी को मानते हैं, और ये समझते ही नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए उस सब कुछ में इलेक्शन कमीशन, आप देख लें, डस्के का ले लें, सियालकोट जी, का ले लें, जी। वज़ीराबाद का ले लें, जहाँ के भी हों उनका जी धांधली हुई है। तो ये उन्होंने क्रेडिबिलिटी तो इलेक्शन कमीशन की जो है उसको डिस्प्यूट करना ही करना है, ये तो तय है। लेकिन आप देखें, जिस अभी बात करेंगे, मेरे ख्याल से आपके एजेंडे पर तो है सिंध के इलेक्शन जो है, जी, जी। वहाँ भी शोर तो मच रहा है, हम सुन रहे हैं, उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन ये धांधली की तकरार भी जारी रहेगी और ये प्रोसेस भी मुकम्मल अच्छा, होगा। ये इस चीज़ से भी साबित हो जाता है कि एक तरफ आप धांधली का शोर भी मचाते हैं, इदारों को अंडर प्रेशर भी लेकर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कैंडिडेट खड़े भी कर देते हैं, आप कंटेस्ट भी कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि आप उस प्रोसेस में से गुजरेंगे, वो धांधली का शोर आपका पॉलिटिकल स्टंट है या पॉलिटिकल बयानियाँ है, वो फिर आवाम डिसाइड करती है। देखिए, ये जो अनोखे लाडले हैं ना खान साहब, ये चाहते हैं कि ग्राउंड भी उनकी मर्ज़ी की हो, पिच भी उनकी मर्ज़ी की बनाई जाए, एम्पायर भी उनकी मर्ज़ी के हों और बॉलर भी उनकी मर्ज़ी का हो, और फिर वो खुल के खेलें। ये हुआ भी है, मैं इसकी तफसील में मेरे ख्याल इस वक्त हम ना जाएं, लेकिन अब नहीं होगा। यू कैन नेवर हैव द सेम सिचुएशन ऑल द टाइम। ग्राउंड रियलिटीज़ बदली हैं, अदारे पहले के मुकाबले में ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। अब फिर ये तफसील में जाएंगे तो ये बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये लिटमस टेस्ट है। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल, मोर देन नून लीग। ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बिल्कुल है। सही, उनके सर्वाइवल के लिए भी और उनके बयानिए का जो मैंने कहा ना, लिटमस टेस्ट है उनके फ्यूचर को करती है आवाम या नहीं, तो ये Absolutely. इन्हीं इलेक्शंस में पता लगेगा। आप सिंध की बात कर रहे थे, अब आ जाते हैं उस तरफ जहां पीपल्स पार्टी बड़े मार्जिन के साथ पहला फेज जो है बल्दियाती इंतखाबात का जीत गई। इत्तेहादी कह रहे हैं कि जी ये तो धांधली हुई है, वो चाहे JUI की तरफ से है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर MQM ले लें तो उसकी तरफ से है, ये तो फिर धांधली का शोर तो हर तरफ ही मचता है। फिर देखिए, 2-3 बातें इस हवाले से बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जो नई सूरत हाल आई है, इसमें पीटीआई का मुतालबा भी ये था और उनका दावा भी ये था कि शायद नून लीग की क्रेडिबिलिटी भी अंडरमाइन हुई है और पीपल्स पार्टी ने भी बहुत लूज़ किया जी सिंध में।
लेकिन सिंध के इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं कल के लोकल बॉडी के, उसने तो नफ़ी कर दी है इस बात की। यही हाल पंजाब के अंदर भी है, और मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में है कि जो नून लीग की क्रेडिबिलिटी थी वो रोड नहीं हुई है, और उसका फाइनल इजहार होगा पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट पर। जो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस है वहाँ सिंध में, उसके बारे में वैसे तो जो इत्तेहादी हैं उनके JUI है, MQM है, उन्होंने इलेक्टरल प्रोसेस के ऊपर अपनी रिजर्वेशन जो है दी हैं। PTI की बात में वजन इसलिए है, टोटल मेरा ख्याल है 14 सीटें मिली हैं उनको, पूरे 14 जो इजला में इलेक्शन हुए हैं उसमें से 14 सीटें उनकी, जिसके मुकाबले में आप देखें 359 जो हल्के थे उनमें इलेक्शन हुआ, 309 के रिजल्ट आ गए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी ने ली है 244, जिसमें GDA की 22 हैं, इंडिपेंडेंट की 20 हैं, PTI की 14 हैं, JUI की 7 है और 2 दूसरों की। आप जरा गैप देखें ना कितना बड़ा है। धांधली किसी एक हल्के में, 2 हल्कों में, 4 हल्कों में, 5 हल्कों में हो सकती है। और दूसरा सर, कैंडिडेट PTI ने इतना सीरियसली कैंडिडेट जो चाहती और कहती भी है कि 2/3 मेजॉरिटी से हम आएंगे, वो उस तरह से कंटेस्ट ही नहीं कर रही है, और लोकल ग्रास रूट लेवल पर जहां से उनको सीटें चाहिए बड़े लेवल पर, तो ये तो खुद इसका मेरे ख्याल से सिमल एक नुकसान PTI को ये हुआ है कि सिंध के एतबार से भी जो दावे किए जाते थे, चाहे वो अली जैदी साहब हैं, चाहे वो इमरान इस्माइल हैं, चाहे वो फैसल गौडा थे इससे पहले, इन लोगों का दावा ये था कि शायद यहाँ तो बिल्कुल ही PTI स्वीप करने जा रही है सारा कुछ। ये तो जी लोग खिलाफ हो गए हैं, पीपल्स पार्टी का तो नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो मिथ भी ब्रेक हुई है, वो मिथ बहुत बुरी तरह से ब्रेक हुई है, और इन इलेक्शंस के इन रिजल्ट के बाद जो बाकी के डिस्ट्रिक्ट में होना है, ये सब कुछ वहाँ इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ जो है वो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये पहला नतीजा है और अब आहिस्ता आहिस्ता इसी को आगे ऑब्वियसली इसका फर्क पड़ता है ना। बिल्कुल सही। जिस तरह NA का इलेक्शन पहले होता है तो उसके रिजल्ट जो है इफेक्ट करते हैं प्रोविंशियल इलेक्शंस को, इसी तरह ये जो पार्ट में हुआ है, ये बाकी दूसरा पार्ट जो होगा सेकंड फेज में, उसमें उसको रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इत्तेहादी जो नाराज हो रहे हैं उसमें सबसे पहले जी आपको MQM से वसीम अख्तर साहब जो साबिक मेयर भी हैं, कल काफ़ी बोले भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। जो एग्रीमेंट आपसे हुआ है उसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही। PM साहब ने वादा किया है, हमने उनसे कहा है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात जिस तेजी से आगे बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे, आप इंटरवीन करें। ये अगर एक्ट नहीं बनता तो हम किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे आपके साथ। हम अपना फैसला फिर महफूज करेंगे और राब्ता कमेटी के सामने रख के जो बेहतर फैसला होगा वो करने पे मजबूर होंगे। जी वसीम अख्तर साहब ने क्या कहा आपने सुना। अब राशिद सोमरू साहब की भी सुन लेते हैं, JUI से हैं, उन्होंने भी रिजर्वेशन शो की है, सुनिए जरा। ऐलान कर देते कि ये सिंध पीपल्स पार्टी का है, ऐलान कर देते कि यहाँ जो भी रिजल्ट होंगे उनके नतीजे और उनके हक में होंगे। इस तरह की ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जमीयत उलमा अपने वोट के तकद्दुस के लिए कराची से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च कर सकती है, इमरान खान के हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला सकती है, तो सिंध हुकूमत के खिलाफ भी तहरीक चला सकती है। तो मैं कारकुनान को अपील करता हूँ कि जमात के अगले हुक्म का इंतजार करें, हम सख्त से सख्त ऐलान करने की तरफ जाना चाहिए। जी अभी तो पहला मरहला है और दरारें अभी से नजर आना शुरू हो गई इत्तेहादियों में, और जब दरारें पड़ना शुरू हो जाएं तो मौके से बहुत से लोग फ़ायदा, बहुत सी जमातें फ़ायदा भी उठाती हैं। इमरान इस्माइल साहब का इस हवाले से भी क्या कहना है आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले बुखारी साहब एक ब्रेक की तरफ जाना है हमें। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इत्तेहादियों में अगर दरारें पड़ना शुरू हो जाएं तो बहुत से लोग मौके से फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे ताक लगाए बहुत सी जमातें भी बैठी हैं। तो अभी ये जो पीपल्स पार्टी, JUI और इसके साथ साथ MQM में जो दरारें नज़र आ रही हैं उसमें PTI जो है वो स्टेप इन कर चुकी है। इमरान इस्माइल साहब ने जो साबिक गवर्नर भी हैं इस हवाले से कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमें कोई आर नहीं है कहने में कि अगर MQM आज भी अपना फैसला तब्दील करती है, आना चाहती है, तो सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जी बुखारी साहब, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, क्या कहते हैं उसे? मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो बाद में करते हैं। मेरा थोड़ा सा MQM का मेरा ख्याल है आपको पस मंज़र बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये एक दुखी पार्टी है, एक बहुत स्ट्रेंथ की पोजीशन से स्प्लिट हुई है, बिखरी हुई है, इससे बखरे हुए हैं। बहुत सारी हमारे कानों में आवाज़ें ये भी आ रही हैं कि शायद ये फिर सारे मिलके एक ही बैनर के नीचे फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, जो मेरे ख्याल से कराची के अवाम के लिए इससे ज़्यादा नाइटमेयर कोई बड़ा हो नहीं सकता अगर ऐसा
खुदा ना खास्ता होने जा रहा है। मेरे ख्याल से ये भी हमें कह देना ये चाहिए। आप कोई खबर तो नहीं सुना रहे थे? हर खबर नहीं है, मैं नज़र आ रहा है मतलब मैं वार्निंग भी नहीं है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये कोशिशें भी हो रही हैं और ये कोशिशें कामयाब नहीं होने देनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो हमारा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, जो हमारी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, वो इस सारे मामले से पूरी तरह से आगाह हैं। दूसरी एक तारीख ये है MQM की कि ये ऑलमोस्ट हर पार्टी जिसने भी हुकूमत की है पाकिस्तान में, उसके साथ शेयर होल्डिंग की है। इन्होंने हमेशा उसको ज्वाइन किया है और हमेशा रास्ते में छोड़ा है, फिर ज्वाइन किया है, फिर छोड़ा है। ये सारा कुछ जो है, और ये माजी में होता रहा है। ये वसीम अख्तर साहब की तकरीर हो, पर वो फ़ारूक सत्तार साहब हो, उनकी तकरीर हो, या और जो दीगर रहनुमा है उनके, आफाक अहमद वगैरह और दूसरे, वो तो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ना आमिर खान, लेकिन ये होता है प्रेशर बिल्ड करने के लिए, टू गेट द बेस्ट ऑफ देयर पार्ट। ये अक्सर काम भी करता रहा है माजी में, लेकिन माजी में जो सबसे बड़ा फैक्टर था इनके पीछे, वो था ये कि दे वर वेरी क्लोज टू एस्टैब्लिशमेंट। वो एस्टैब्लिशमेंट, किसी ने कहा कि ये तो तख्लीकी एस्टैब्लिशमेंट की है, लेकिन वो मेरे ख्याल से अब बज़ाहिर थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो दिखाई दे रहा है और फील भी हो रहा है। इसीलिए मुख्तलिफ आवाज़ें जो हैं MQM के अंदर से हमें सुनाई दे। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोविंस लेवल के ऊपर जो अलाइंसेस होती हैं, उसका जो भी स्टांस हो, जिस तरह हमने ये तकरीरें तीनों सुनी है, उसका जो फेडरेशन लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग या अलायंस होती है, उसके ऊपर अक्सर फेडरल लेवल पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये MQM जो है, ये मैंने जैसा कहा कि ये तो अपना हिस्सा मांग रही है। JUI को भी थोड़ा सा सदमा पहुंचा है, इसलिए कि उनका ख्याल ये था, जिस तरह के उन्होंने लॉन्ग मार्च किए वहाँ पर, आपको याद है मौलाना फजल रहमान साहब ने तो बड़ा पावर शोज़ किए हैं वहाँ पर, और बड़े बड़े पावर शोज़ किए हैं वहाँ। उनका ख्याल ये था कि शायद उनका हिस्सा या उनका जो परफॉर्मेंस है वो इससे बेहतर होगी, तो वो भी काफ़ी दुखी हैं। तो ये तो दोनों दुखी पार्टियाँ हैं, इसलिए उनके दर्द के किस्से आपको सुनने पड़ेंगे। लेकिन ये इलेक्शन के रिजल्ट्स को अनडू करने नहीं जा रहा, ये इसके बारे में कोई इब्हाम मुझे नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वहीं पर जो जिस तरह कन्फ्यूजन हम थोड़ी पहले पंजाब में डिस्कस कर रहे थे, वहीं हर सुबह कहीं ना कहीं थोड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। और सिंध में इस वक्त गवर्नर सिंध की सीट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, समझ देखिए नॉमिनेशन हो चुकी, नोटिफिकेशन नहीं है। नसरीन जलील की नोटिफिकेशन भी हो चुका हुआ, मेरी इतला ये है। अच्छा, फाख्ता ये कहती है कि नोटिफिकेशन भी हो गया हुआ, इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। अब इस वक्त शायद ये मौका नहीं है कि बताया जाए कि रुकावट कौन है, लेकिन एक बात तय है, जितने भी गवर्नर की पोजीशंस हैं सारी खाली हैं, ऑलमोस्ट एक को छोड़ के। KPK में भी गवर्नर नहीं है, बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। तो ये एक ही कुव्वत है जो उसको रोक सकती है, उसको हम एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि और तो कोई रास्ते में रुकावट नहीं है। पार्टियों के पास अपनी अपनी पोजीशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तय करती है गवर्नेंस का, तो और कोई रुकावट नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से नुकसान हो रहा है, सूबों को भी नुकसान हो रहा है, जो पार्टीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर भी नुकसान हो रहा है। तो इसको जितनी जल्दी मेरे ख्याल है रिजॉल्व कर लिया जाए उतना ही बेहतर, आवाम के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। मुल्क की मईशत बहुत बड़ा एक मुअम्मा बनी हुई है इस वक्त, कुछ समझ नहीं आ रहा, हर कोई कन्फ्यूजन का शिकार है। रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी इस वक्त हालात वाकई में ख़राब नज़र आ रहे हैं। PTM ये कह रही है, इत्तेहादी हुकूमत ये कह रही है कि हम टफ डिसीजंस ले रहे हैं और हमें लेने पड़ रहे हैं। वो अपनी मजबूरी बार बार आकर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बयान भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर लोग सलूशन भी चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है वो सलूशन कहीं मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान आ रहा है? पहले तो हम इसका थोड़ा सा पस मंज़र देख लेते हैं। देखिए, हर शख्स को इस बात पे एतराज़ था कि इन हालात में जानते बूझते हुए, एंटिसिपेट करते हुए कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, PMLN ने हुकूमत क्यों कबूल की, या PDM ने हुकूमत कबूल क्यों की। और इस तरह से वो कहते हैं कि बाल मुंडवाते ही ओले पड़ेंगे, ये भी सब कुछ पता था। क्योंकि अगर इनका भी यही हाल था, जिस तरह PTI के जो इकनॉमिक मैनेजर्स थे, उनको नहीं पता था कि इकॉनमी कैसे चलानी है। 200 माहिरीन का दावा भी किया गया और कहा गया 90 दिन में ये कर देंगे, 90 दिन में करप्शन ख़त्म, 90 दिन में जनूबी सूबा बन जाएगा एंड ऑल दैट। वो उस तरह के दावे करने का फ़ायदा वो अक्सर होता नहीं है। तो पस मंज़र तो इसका ये है कि हालात तो फेवरेबल नहीं थे, लेकिन हुकूमत ली गई दो वजह पे। एक तो उनका ख्याल ये था कि एस्टेब्लिशमेंट ने चूँकि डिस्टेंस कर लिया है PTI से, लिहाजा उनका लॉन्ग मार्च हो या कोई भी एक्टिविटी उनकी हो, उनमें उनको उनकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। लेकिन चूँकि 25 मई को मौसूफ
लॉन्ग मार्च लेके या आज़ादी मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ रवाना भी हुए, पहुँचे भी वहाँ। हाल क्या हुआ उनका वो तो सब ने वीडियोस पर देखा हुआ है, ख़बरों में भी देखा हुआ है। लेकिन इसने नाराज़ किया एक शख्स को जो लंदन में बैठा हुआ है, और वो शख्स लंदन में बैठा हुआ है वही PMLN है, वही डिसीजन मेकर है, वो इज़ ए सिंगल पावर, सबको पता है इसके बारे में, कोई दो इमाम नहीं। तो उन्होंने गालबन फिर ये फैसला किया कि हेल विद यू, अब तो हम नहीं जाएंगे, जो मर्जी प्रेशर आए, चाहे इकोनॉमिक प्रेशर आए, चाहे कुछ भी आए। मैं आपको एक बात ये शेयर कर सकता हूँ वसूख के साथ कि चैलेंजेस बहुत गंभीर हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। और मिफ्ता इस्माइल ने अब तक जो कुछ किया है उसके लिए उसको क्रेडिट देना चाहिए। अगर हम उसको क्रेडिट ना दें तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, इसलिए कि उसने कोशिश की, इवन IMF को भी चक्कर देना शायद सही वर्ड ना हो, लेकिन टू बी स्मार्ट। लेकिन उसने जिस तरीके से मामलाजात को हैंडल किया है, ही डिजर्व्स क्रेडिट फॉर दैट। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको शायद कॉर्नर किया जा रहा है। एग्जैक्टली आप उसी तरफ आ गई हैं और ठीक आ गई हैं कि अब शायद इसहाक डार साहब की वापसी जो है वो उसके लिए अब तो डेट भी आ गई है कि 20 ऐसा लग रहा है सारे टफ डिसीजंस करा लिए और जिससे कराए उसको हटा दिया जाए। 20 जुलाई को वो वापस तशरीफ ला रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, ही इज ए मैन ऑफ क्राइसिस। अच्छा, 20 जुलाई को वो आ रहे हैं। 20 जुलाई डेट जो है ये पक्की है। ठीक है, वो वापस आएंगे, पहले तो अपना हलफ उठाएंगे, आपको पता है उन्होंने, वो सेंटर मुंतखब हुए हुए हैं, हलफ नहीं उठाया उन्होंने। और ये भी नहीं है कि मुफ्ता इस्माइल साहब फारग कर दिए जाएंगे, उसके बाद बड़े ऑप्शंस हैं उनके पास। वो इंडस्ट्री के मिनिस्टर बन सकते हैं, वो ट्रेड के मिनिस्टर बन सकते हैं, वो खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनसे ज़्यादा कौन माहिर हो सकता है। जी। और चूँकि वो अभी इलेक्टेड नहीं है, लिहाजा वो एडवाइज़र भी बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो उनको फारग वारग करने का तो कोई सवाल नहीं सकते थे। जो इसहाक डार साहब हैं उनकी 2-3 खूबियाँ जो है वो बयान करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये कि वो मुश्किल हालात में बड़ी बड़ी कमेटियों के मेंबर बन के उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो बेमिसाल मैं कहूँगा, क्योंकि उसका कोई पैरेलल हमें दिखाई नहीं देता। 17वीं तरमीम, 18वीं तरमीम, ये बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के, ख़ास तौर से 18वीं तरमीम। उसमें हालांकि मौसूफ जो है वो अपोजिशन में थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन मेरे ख्याल से 18वीं तरमीम का पास होना मुमकिन ही नहीं था अगर उसमें से आप इसहाक डार का रोल निकाल दें। ये कोई दो राय नहीं इसके बारे में। दूसरी बात यह है कि वो IMF के साथ मामला करने के मास्टर हैं, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली बहुत दफ़ा IMF के साथ डील किया है। तो ये डील किया बल्कि रोल बैक, हाँ, अपने ही, हाँ, मेरे ख्याल से ये तवक्को करना और ये शेयर करना अपने नाज़रीन के साथ खुशखबरी के उनके आने से सूरत हाल में बेहतरी आने के इम्कानात बहुत वाज़ेह हैं, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। और उसकी भी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि वो डिसीजन मेकिंग में ही इज़ फास्ट डिसीजन मेकर, वो सोचते नहीं हैं। दूसरी बात ये कि नून लीग की जो क़यादत है, ख़ास तौर से नवाज शरीफ, उनका इतना एतमाद उनको हासिल है कि वो कोई फैसला करते हुए उनको वापस जाके पहले उनसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से नून लीग की अक्सरियत का मसला है। तो वो चूँकि एंजॉय करते हैं उनके एतमाद को, लिहाजा फैसला करने में देर नहीं करते हैं और उनके फैसलों ने हमेशा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उनको रिजॉल्व किया। लेकिन बुखारी साहब, नून लीग के तो वो फेवरेट हो गए, लेकिन जितनी खूबियां आपने गिनवाई हैं वही वजह है कि PTI के फेवरेट नहीं है ये। और इनके लिए टॉप ऑफ द लिस्ट जो एक टैग लगाया जाता है कि आर्टिफिशियल कंट्रोल करते हैं। आज उसकी भी कहानी खोलते हैं कि डॉलर कैसे आर्टिफिशियल कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमिकली क्या डिसीजंस हैं जो आर्टिफिशियल लिए जाते हैं। अगर इनकी ये बात सही मान लूँ मैं, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं किया? इनको भी कर लेना चाहिए था। वो कहते हैं गलत तरीका था, सालों डुबो दिया पाकिस्तान। क्या? बिल्कुल नहीं डुबोया, बिल्कुल गलत बात है। डॉलर को कंट्रोल करने का मतलब ये था कि आपने पेट्रोल की प्राइसेस को कंट्रोल किया, आपने कर्जों को कंट्रोल दोनों किया। और कर्जों को कंट्रोल किया, और इनका जो इम्प्लाइड इफेक्ट है वो ग्रास रूट लेवल पर आम आदमी तक पहुंचा। ये कोई इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि ये जो स्काई रॉकेटेड प्राइसेस हैं, ये जो पेट्रोल की कीमत काबू से बाहर हो रही है, ये जो उसका इफेक्ट हर तरफ जा रहा है, उससे हमारी जान बहुत हद तक छुटने के इम्कानात हैं, क्योंकि उन्होंने माजी में भी साबित किया। और मुझे यकीन है कि वो इस वक्त भी वहाँ बैठ के भी वो अभी भी जो सूरत हाल पे थोड़ा बहुत काबू है, क्योंकि जितनी तबाही हुई है इकॉनमी की और जो तलख फैसले किए गए हैं, तो लोगों को तो सड़कों के ऊपर उबल पड़ना चाहिए था। तो वो जो उसकी क्राफ्टिंग की है, वो जिसका मैंने पहले भी कहा कि क्रेडिट जो है मिफ्ता को भी जाना चाहिए, बट एट द बैक एंड इट इज़ इसहाक डार हु इज़
ऑपरेट। बिल्कुल सही। और आपने तो ये वो बात कर दी जो अक्सर टॉप ट्रेंड भी देखने में आता है ट्विटर में कि वी हैव, वी कैन एंड वी विल डिलीवर, ये एक दावा किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। लेकिन वहीं पर डॉक्टर साहब वापस आते हैं, जैसे आपने तो पक्का कह दिया कि वो 20 जुलाई को वापस आ रहे हैं, वो अपने मुकदमात निपटेंगे, वो उन तमाम जो गैप आ गया उनके वहाँ रहने से यहाँ पर उसको डील करेंगे, ऑपोजिशन के ताने और प्रेशर को डील करेंगे, या मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे? ये मेरे बहुत सही आपका सवाल है। देखिए, दो सूरत हाल है। एक तो ये कि उनके मुकदमात की नौयत भी वही है जो नून लीग के दीगर लोगों के बारे में। मिसाल के तौर पर ये जो रमज़ान शुगर मिल का मामला है जो दोबारा FIA में है, ये पहले नैब भुगत चुके हैं दोनों बाप बेटा। नैब से चूँकि फैसला नहीं हो सका, लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पे उसको FIA को रेफ़र कर दिया है ताकि किसी न किसी तरह से इन लोगों के ऊपर प्रेशर रहे। इसी तरह के मुकदमात है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो PTI के दौर में बने हैं उनकी नौयत यही है। बल्कि अगर आप कहें तो मैं रिकॉल कर दूंगा आपको कि पनामा के केसेस से लेके कि प्ली जो है वो थी कि पनामा में उन्होंने ये करप्शन की और आपने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया इसलिए कि वो अपने बेटे के अकामे के ऊपर वहाँ मुलाजम थे और तनख्वाह उन्होंने ली नहीं थी। ये इतना वीक प्रेमिसेस है, इसके ऊपर अब ज़्यादा बात करने से शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैं एज ए लॉ ग्रेजुएट ये कह रहा हूँ कि अगर आपने अपनी पिटिशन में प्रे नहीं की हुई है किसी चीज़ के लिए, उसके ऊपर आप उस बंदे को सज़ा नहीं दे सकते। अच्छा। ये कानून है, ये जुरिस्प्रूडेंस का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये भी अली अहमद कुर्द ने कहा था ना कि मुझे हैरत है, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन सा जज है जिसने ये फैसला किया है। एनीवे, वो चलिए खैर, वो तो अब वापस तफसील आएंगे का तो फेस वक्त करेंगे। नहीं है, वो आके फेस करेंगे। उनके साथ भी बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं, उसका जिक्र यहाँ शायद इस वक्त मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से उनकी प्रॉपर्टी क्रुक की गई, जिस तरह से उनके घरों को बेचा गया, जिस तरह से उनके घरों के बाहर की दीवारें गिराई गई हैं, होम भी बना दिया गया। एक पॉइंट ये ये भी पॉलिटिकल आएगा। वेंजियंस है। ये ना, ये इंतकाम इसी को कहते हैं और मेरे ख्याल से इसका कोई दूसरा लफ्ज़ शायद नहीं है। ही इज़ ए मैन ऑफ क्राइसिस, एज आई सेड। वो आएगा वापस तो इन सारी चीज़ों को देखेगा, लेकिन आवाम को फ़ायदा होगा। मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ कि अगर वो इकोनॉमिकली सूरत हाल को संभाल लेते हैं और उसका फ़ायदा एक आम ग्रास रूट लेवल पे आम आदमी को पहुँचेगा, भूल जाएंगे लोग जी किसके केसेस थे और किसके नहीं केसेस थे। ठीक है, भूल जाएंगे लोग जी किसके केसेस थे और किसके नहीं थे। लेकिन बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर जब एम्बैरसमेंट का सामना करता है तो भूल नहीं पाता, और भूलना चाहिए भी नहीं। ये वो क्रूशल टाइम्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जिनको कभी आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस पर हम बात करेंगे जी ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ब्रिक्स समिट हुआ 23 जून को और चाइना, रशिया, भारत, जनूबी अफ्रीका उसमें शामिल रहा। लेकिन पाकिस्तान को सुबकी का सामना ये रहा कि एक तो दावत ही नहीं दी गई बुखारी साहब शिरकत की, जबकि चाइना उसको होस्ट कर रहा था और चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात सबके सामने। इसके बावजूद कहीं से खबर आई है कि कोई एक मुल्क है जिसके कहने पर हमारा इन्विटेशन जो है वो कैंसिल हुआ। ये तो मेरे ख्याल से कोई सी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है समझने के लिए कि वो मुल्क कौन सा है। हिंदुस्तान के पेट में मरोड़ उठे थे, उन्होंने किया। लेकिन मैं ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि सिर्फ ये अफसोस जाहिर करना कि हमें नहीं बुलाया आपने, ये काफ़ी नहीं है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर प्रोटेस्ट होना चाहिए था, इसलिए कि जिन दीगर 13, ये 5 तो रुकन है ना इसके, दीगर 13 ममालिक को जिनको बुलाया गया, जिनमें अर्जेरिया है, अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिजी है, ईरान है, कंबोडिया है, इथियोपिया है, थाईलैंड है, कजाकिस्तान है, सेनेगल है, उज़्बेकिस्तान है, इनमें से किस मुल्क की इकॉनमी हमसे बेहतर है जी? मतलब तो अगर इनको आपने बुलाया, 13 के बावजूद हमें नहीं बुलाया, इस पर तो प्रोटेस्ट बनता है। ये तो मेरे ख्याल से ये एहतजाज करना जो है ये काफ़ी नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ब्लॉक G7 है उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें 600 अरब डॉलर जो है वो प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं, जी। वो हमारे यहाँ सही प्रोजेक्शन नहीं हो रही उसकी। वो जो CPEC का दर्द है ना वेस्ट के और ख़ासतौर से अमेरिका के दिल में, ये उसका बदला है। ये वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट था जिसके तहत CPEC जो है वो लॉन्च हुआ है, ये उसके लिए एक अल्टरनेट प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है और पाकिस्तान को फिर इसमें से बाहर रखा गया है। तो ये ऐसा लग रहा है बुखारी साहब, एक तरफ चाइना के साथ दोस्ती की सजा मिल रही है, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि शायद अमेरिका के क्लोज होने के इल्जाम पर हमें बाहर निकाल दिया क्या? ये दोनों तरफ से पाकिस्तान कैसे रहा है? ये मेरे ख्याल से जितने खूबसूरत अल्फाज में आपने कह दिया मेरे लिए शायद मुश्किल था, लेकिन ये बात यही है कि एक तरफ हमें अमेरिका का एलाई होने की सज़ा मिलती है, तो दूसरी तरफ चीन को समुंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी
उस दोस्त और आए सख्त दोस्ती का दावा करने की सज़ा भी मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो साहब को इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए और कहीं ना कहीं फेलियर भी निकलता है मेरे ख्याल से इसको सिमल, ये चीज़ें जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ये बहुत पहले से तय हो जाती हैं। अच्छा, ये उनके फॉरेन मिनिस्टर बनने से पहले से डेट्स इसकी तय होकर फाइनल हो जाती हैं। इसके लिए बड़े लंबे चौड़े ब्रीफ होते हैं, इसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी जदोजहद करनी पड़ती है, तभी इतने मुल्क जो है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकते हैं। तो मैं इसका इल्ज़ाम नहीं डालूंगा उनके गले, लेकिन मैं उनके रिएक्शन को तवक्को कर रहा था कि वो उसके ऊपर रिएक्ट ज़रूर करेंगे और स्ट्रांगली करेंगे। कोई हार्म नहीं है चाइना के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उन तक कम्युनिकेट करना, जो है मेरे ख्याल से उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। थोड़ा सा और नाज़रीन के लिए ज़रा शेयर कर लें कि ये 2001 में ब्रिक बनी थी, इसमें से एस गायब था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो फिर ये ब्रिक्स हो गई। लेकिन मुझे सख्त एतराज़ है, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात पे कि आप 13 ममालिक को बुला रहे हैं और पाकिस्तान जो आपके मतलब है एट द आर्म्स लेंथ जिसको कहते हैं, जी जी, वो बैठा है, उसको आपने अच्छा, वैसे ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब भी हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें खान साहब के दौरे हुकूमत की भी बात करनी है और उनकी भी बात करनी है। ऐसा नहीं है कि हम उनको हर चीज़ का मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर इंटरनेशनली आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं हम, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन उसका जो खान साहब का बयानिया है वो रीज़न भी हो सकता है, उसका ताल्लुक उस बयानिए से है। दो बातें, एक तो खान साहब ने जो बड़ी ज़्यादती की पाकिस्तान के साथ, वो ये कि वो जहाँ भी गए, जिस भी इंटरनेशनल फोरम पे बोले, वो चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड थी, चाहे वो और इकोनॉमिक हवाले से थी कॉन्फ्रेंसेस, उन्होंने एक चीज़ तो वहाँ साबित कर दी कि पाकिस्तानी कौम जो है बड़ी चोर है। अब आप मुझे बताएं कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौम को चोर कह रहा हो, मनी लॉन्ड्रर कह रहा हो, तो कौन सा इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए? एक तो ये मेरे ख्याल से जो तबाही की है खान साहब ने, अब इसकी ज़िम्मेदारी कौन कबूल करेगा ये मुश्किल है, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक दफ़ा नहीं दर्जनों बार उन्होंने जाके बाहर ये कहा कि मुल्क करप्ट है, मुल्क चोर है, वहाँ मनी लॉन्ड्रर है, वहाँ टेरर फाइनेंसिंग हो रही है और ये हो रहा है और ये हो रहा है, जिसने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान पहुँचाया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये हमें, मुझे लगता है आने वाले बहुत अभी भुगत रहे हैं और काफ़ी देर तक भुगतते इस इमेज को बेहतर करने में। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ बुखारी साहब, एक अच्छी खबर ये है, मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास का एजाज़ दिया गया है हमारे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को सऊदी अरब की तरफ से। कितना इम्पॉर्टेंट है ये और इसकी अहमियत? इसको भी ज़रा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। एक तो जैसा मैंने कहा कि चाइना की तरफ से जो 2.3 बिलियन का कर्ज दिया गया है 1% इंटरेस्ट रेट पे, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमारा उसमें ये इसका बहुत वाइटल रोल होगा। दूसरी तरफ हम तवक्का रख रहे हैं सऊदी अरब से टू चिप इन। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की हर डिफ़िकल्ट टाइम के ऊपर मदद की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल की सप्लाईज हों, चाहे वो इमदाद हो, 1.5 बिलियन एक दफ़ा कैश दे दी थी, आपको याद है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, तो हम तवक्को कर रहे थे उससे। तो ये मेरे ख्याल से सऊदी क़यादत की तरफ से, बिकॉज सारे फैसले तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान करते हैं ना, तो उनकी तरफ से इतना बड़ा ऑनर दिया जाना एक मुल्क के चीफ अवामी स्टाफ को बुला के, ये मेरे ख्याल से एक इंडिकेटर है कि अब उनकी तरफ से भी खैर की तवक्को रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस में चिप इन करने के लिए सऊदी क़यादत की तरफ से किया जाएगा। लेकिन इसकी एक और सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो आ रहे हैं जनाब सऊदी अरब के दौरे पर। सऊदी अरब भी जाएंगे, इंडिया भी जाना है उन्होंने, कतर भी जाएंगे वो, और इसराइल भी जाना है उन्होंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इसका जो हिडन एजेंडा है वो ये है कि जी इसराइल को ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक जो है वो तस्लीम करें। पाकिस्तान का ये डिलेमा रहा है और मैं समझता हूँ कि चाहे लीडरशिप कोई भी हो, PTI हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, दो चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना जो है ना वो मुमकिन नहीं दिखाई देता। एक पैलेस्टीनियन कॉज पे जिसके साथ मुतल्लिक है रिकग्निशन ऑफ इसराइल, और दूसरी कश्मीर जिसके साथ हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात। इन दो के ऊपर मेरे ख्याल से इतनी आसानी से कंप्रोमाइज़ करना जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर मौजूद है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और आपको पता है मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो तो इमरान खान के ऊपर तनकीद ही इस हवाले से करते थे कि ये यहूदी एजेंडा लेके आए हैं और ये इसराइल को तस्लीम करवाना चाहते हैं। अल्लाह करे कि ये सूरत हाल हमारे लिए डू और डाई का मामला ना बन जाए। लेकिन मैंने कहा कि कोई भी हुकूमत और इस अवाम की इस फील के साथ जिसका मैंने जिक्र किया, ये इतना आसान फैसला बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये इशू
उठेगा ज़रूर। उठेगा ज़रूर। लेकिन वहीं पर सऊदी अरब की तरफ से ये एजाज़ जो है वो वाकई में न सिर्फ अहमियत का हामिल है बल्कि इंटरनेशनली भी उसमें पाकिस्तान की शाबाशी जो है वो बनती है। इसी के साथ बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।